राजस्थान के इतिहास एक परिचय। इस पर पहले भी 2 वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है। क्लास 10th की बुक राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। मैं सभी स्टूडेंट्स से निवेदन करूँगा कि वो इस बुक को भी ज़रूर खरीद लें। लेटेस्ट बुक आई है तो क्लास 10th की है, तो आप इसको खरीदें। और मैं इस बुक से भी रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। प्रयास करूँगा कि पूरी बुक पर आपको वीडियो मिलते रहें। मित्रों, मैं निरंजन कुमार, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट लाभान्वित हो सकें। ये बुक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो वीडियो बनेंगे वो भी राजस्थान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास एक परिचय, पाठ 3, एक कदम सफलता की ओर। पिछले 2 वीडियो में हमने अध्ययन किया था राजस्थान का इतिहास विभाजन, प्रागैतिहासिक राजस्थान, राजस्थान की धातु कला और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हम पिछले 2 वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हम राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, राजस्थान की जनपद, राजपूतों की उत्पत्ति। और इस बुक में दे रखे राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, जिसमें वैदिक आर्यों की संतान, अग्निकुंड से उत्पन्न, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत और विदेशी संतान होने का सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ इस वीडियो में इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। देखो, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ 18 ईसा पूर्व के आसपास हुआ और उसके बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के समय को प्रारंभ माना गया है। और इस वैदिक सभ्यता को जानने का जो स्रोत है वो 4 वेद हैं। ये 4 वेद आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होने का जो है स्रोत माना गया है, जानने का स्रोत माना गया है। राजस्थान में हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसके अवशेष हमें मिलते हैं अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64। यहाँ पर राजस्थान में इस वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। महाकाव्य काल में भी राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। तो कुछ ग्रंथ हैं जिनसे कुछ उन समय राजस्थान में वैदिक सभ्यता का पता चलता है। इसके बाद देखिए, महाभारत के युद्ध के बाद से महात्मा बुद्ध के समय तक का जो राजस्थान का इतिहास है वो अंधकार में रहा है। महाभारत के युद्ध के बाद और महात्मा बुद्ध के समय तक का इतिहास यह अंधकार में रहा है। और हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बाद का समय और ऐतिहासिक युग के आरंभ होने का जो समय है उसके कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं, कुछ पुष्ट प्रमाण मिल जाते हैं। वहाँ इस युग को हम जानने के कुछ स्रोत प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से दिखाई देती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो ये बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है। कौन सा मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है, जनपदों का उदय और साम्राज्य विस्तार हेतु इन जनपदों के मध्य संघर्ष। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों ने मत दिया है कि 2 प्रकार की प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई दी भारतीय राजनीति के रंगमंच पर। जनपदों का उदय हुआ और इन जनपदों के मध्य संघर्ष हुआ, वो भी किस लिए? साम्राज्य विस्तार के लिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके बाद भारत के अन्य भागों की भांति ही राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय हुआ, विकास हुआ और पतन हुआ। तो यहाँ राजस्थान के जनपदों की हम चर्चा कर रहे हैं। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि 16 महाजनपद थे। ये बौद्ध साहित्य है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अब इन 16 महाजनपदों का उल्लेख जो प्राप्त होता है उनमें से मत्स्य जनपद भी एक था। मत्स्य जनपद ये प्रमुख जनपद था, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मत्स्य जनपद, यहाँ हम चर्चा करेंगे मत्स्य जनपद की। तो मत्स्य जनपद जो है इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है, मत्स्य जाति का जो उल्लेख होता है वो ऋग्वेद में हुआ है। इसका उल्लेख किया गया है
और जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण और कोशीत के उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इस मत्स्य जनपद में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे या कौन कौन से प्रदेश सम्मिलित थे। हम बात करें इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। और महाभारत काल में इस मत्स्य जनपद का जो शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर अर्थात बैराठ बसाकर उससे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। ये भी जानने के लिए महत्वपूर्ण है। जनपद तो था ही, इसके अतिरिक्त कुरु, सुरसेन, अवंती महाजनपदों में भी राजस्थान के अनेक भाग स्थित थे। और चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र था वो सिवी जनपद कहलाता था। इसके बाद देखिए 327 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं। 327 ईसा पूर्व जब सिकंदर के आक्रमण भारत में होने लगे तो 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिम और उत्तर सीमा से कुछ कबीले आए। ये कबीले कौन से थे? मालव, योधे और आर्जुनायन। ये कुछ कबीले आए और ये राजस्थान में आकर बस गए। जब 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण शुरू किया तो अपने उस आक्रमण से सुरक्षा के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए एक कबीले राजस्थान की तरफ आए और एक कबीले थे मालव, योधे और आर्जुनायन। हम यहाँ पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत जान लेते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने क्या मत दिया है, देखो इसको जानेंगे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव निर्बल हो गए थे। महाभारत के बाद कुरु और जो यादव है वो निर्बल हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर चर्चा की गई है सालो जाति की। अब क्या हुआ, देखो जैसे ही कुरु और यादव निर्बल हुए तो जैसे निर्बल हुए इसका लाभ मत्स्य राज्य को मिला और वो शक्तिशाली हो गया। और उसकी जो राजधानी है विराट नगर, उसकी राजधानी विराट नगर ये समृद्ध हो गई। और मत्स्य जनपद के निकट जो आधुनिक अलवर के कुछ भागों में है वहाँ पर एक सालू जाति रहती थी। हम मत्स्य जनपद के निकट ही जो कुछ क्षेत्र था, कुछ भाग था अलवर के कुछ भागों में, वहाँ रहती थी सालव जाति। अब सालू जाति में क्या हुआ, अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद और सालू जाति इन दोनों के बीच संघर्ष होता रहता था। सालू जाति अलवर के कुछ भागों में रहती थी, मत्स्य जनपद और सालू जाति के बीच संघर्ष होता रहता था। और सालवों की भांति ही चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष होता रहता था। यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं मत्स्य जनपद की, तो मत्स्य जनपद की जो है सालू जाति और मत्स्य जनपद में संघर्ष होता रहता था। इसी प्रकार चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। अब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर दिया और मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। मत्स्य जनपद जो था अब चेदी जनपद में मिल गया। और ऐसा अनुमान है कि मत्स्य जनपद जो है अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा, और उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। ठीक है, अब मौर्यों का शासन आ जाता है। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की जो राजधानी है विराटनगर, जिसकी मैंने आपको बारे में बताया है, उस विराटनगर में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्यकालीन सभ्यता जब थी उस समय मत्स्य जनपद मौर्यों के शासनकाल के अंतर्गत आ गया था। मौर्यों ने उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। पहले हम सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। यानी कि जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में और जो गुप्तों ने यहाँ पर जो राजनीतिक एकता स्थापित की थी वो समाप्त होने लगी और उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य अब क्या करना, आपस में संघर्ष थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे,
नए राजवंश जो बने वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। बड़ा ही सटीक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की जो राजनीतिक एकता है वो समाप्त हो गई, जो कि गुप्तों ने स्थापित की थी, और छोटे छोटे राज्य यहाँ पर स्थापना हुई और उनमें संघर्ष होता रहता था, और इन संघर्षों के परिणामस्वरूप एक नए राजवंश का उदय हुआ जो कि राजपूत राजवंश कहलाता है। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। 7वीं सदी से और जो 12वीं सदी तक का समय है, ये स्मिथ ने माना है राजपूत युग। राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। यहाँ पर डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के मत को हम जान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है, देखो, राजपूत की उत्पत्ति के विषय में उन्होंने लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों और बाण भट्ट के हर्षचरितम और कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस, जो कि हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। ये किसका मत है, डॉक्टरेट गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया ये मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है, यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि आर्यों की उत्पत्ति संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। आर्यों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में वैदिक आर्यों की संतान, देखो, डॉक्टरेट गौरीशंकर हीराचंद ओझा और डॉक्टरेट सीवी वेद, ये राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा करते हैं, अश्व और अस्त्र की पूजा करते हैं, और प्राचीन आर्यों की भांति ही यज्ञ भी करते हैं और बलि भी उनका विश्वास रहा है। उनका सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबा सिर यह प्रमाणित करता है कि जो राजपूत है आर्यों की संतान है। तो यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक आर्यों की संतान, ये मत देने वाले हैं डॉक्टरेट गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद। उन्होंने राजपूतों को आर्यों की संतान माना है, क्योंकि राजपूत जो है आर्यों की संतान इसलिए है क्योंकि आर्यों की भांति ये अश्व और अस्त्र की पूजा करते हैं, आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में इनका विश्वास रहा है, और इनका शरीर जो है शारीरिक शरीर सुडौल गठन अच्छा है, लंबी नाक है और लंबा सिर है, ये प्रमाणित करते हैं। दूसरे यहाँ पर हम लेते हैं अग्निकुंड से उत्पन्न। देखो, चंद्रबरदाई जो कि अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था, उसने ये मत प्रतिपादित किया अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में। यह बताया है कि आर्यों की जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। देखो, आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि ये धार्मिक अनुष्ठान करते थे। उसने अपना तर्क दिया है कि ये ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे और इन अनुष्ठानों में राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। और तब वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, मुनि वशिष्ठ ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। मुनि वशिष्ठ ने इन राक्षसों से निपटने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, और ये 3 योद्धा थे परमार, चालुक्य और प्रतिहार। ये 3 योद्धा उत्पन्न किए, लेकिन ये तीनों योद्धा ही रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए। तब मुनि वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो कि प्रथम तीनों परमार, चालुक्य, प्रतिहार से अधिक ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, और जिसका नाम मुनि वशिष्ठ ने रखा चौहान नाम रखा। और चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई है। ये मत जो है वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि जो या विदेशी आक्रमण शक्तियों शक, हूण, यूची आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो और ये कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो, ये विद्वानों का मत है। इसके बाद में हम जानकारी प्राप्त करेंगे विदेशियों की संतान। देखो विदेशियों की संतान, राजस्थान का इतिहास लेखक आपने जाना होगा जेम्स टोड, जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा है। तो राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टोड ने यह भी कहा है कि अग्नि कुंड की कहानी को स्वीकार किया है और इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं जेम्स टोड। उनका मत यह है कि विदेशी जातियां छठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत में आई। जेम्स टोड अपना मत देते हैं जो विदेशी जातियां हैं ये छठी शताब्दी के लगभग आक्रमण के रूप में भारत में आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे, जब वो यहाँ के राजा बन बैठे, तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र किया गया। उन शासकों को अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र किया गया और उनकी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में उनको ले लिया गया। इसके बाद टोड ने राजपूतों को शक और सीथियन प्रमाणित करने का भी तर्क दिया है। कैसे प्रमाणित करता है? देखो, टोड ने राजपूतों को शक और सीथियन प्रमाणित करने का क्या तर्क दिया है। देखो, राजपूतों के जो रीति रिवाज हैं वो भी शक, सीथियन और हूनों से मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे कि अश्व पूजा, अस्त्र शिक्षा, ये दोनों जातियां ही करती हैं। जैसे कि शक और सीथियन, ये जातियां भी अश्व पूजा, अस्त्र करती है। ये तर्क देते हैं। इस पर प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने एक मत दिया है। V.A. स्मिथ वो इस पर मत देते हैं। क्या मत देते हैं? V.A. स्मिथ कहते हैं कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। यहाँ पर हम इसको स्क्रीन पर देख लेते हैं। V.A. स्मिथ ने क्या मत दिया है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने इन राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। हम इन मतों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया, ठीक है, पहली बात। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। राजपूत अपनी उत्पत्ति सूर्य चंद्र से बताते हैं और राजपूतों के जो रीति रिवाजों की शक सीथियन के रीति रिवाजों से जो तुलना की गई है वो अनुचित है। क्यों? क्योंकि जो राजपूतों के रीति रिवाज हैं वो शक और कुषाणों के आने से पहले भी भारत में प्रचलित थे, तो तुलना गलत है। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित है और अश्वमेध यज्ञ भी पहले से याद था, जैसे कि महाकाव्य से पता लगता है। तो यहाँ पर यह तुलना भी गलत की गई है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। देखो, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में चर्चा करें तो सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति जो बताई है नागर ब्राह्मणों से बताई है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर D.R. भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। उन्होंने बिजोलिया शिलालेख का इसमें तर्क दिया है, उल्लेख दिया है, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण भी दिया है। इसके बाद देखो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ये क्या बताते हैं? उन्होंने कहा है कि मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलोतों को बताया है नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज, यहाँ तर्क देते हैं। और इसी प्रकार यहाँ हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी गीत गोविंद टीका जो कि जयदेव ने लिखी थी, उसमें यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है।
ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी स्वीकार किया है। तो इनके अनुसार जो है कई राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं और इस कारण भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ सिद्धांत पढ़े जो कि राजपूत पुत्र संबंधी सिद्धांत है। इसके बाद देखिए डॉक्टर कानूनगो का क्या मत है। डॉक्टर कानूनगो इस मत को कैसे प्रतिपादित करते हैं, देखिए अग्निकुंड की कहानी इस जाति के इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। बहुत अच्छा तर्क दिया है डॉक्टर कानूनगो। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर आप जरूर बने रहें। धन्यवाद।